यूपीएससी विद प्रताप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है हमारी अपनी कहानी का। भौतिक मानव विज्ञान यानी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की मदद से हम जानेंगे कि आखिर हम इंसान कैसे बने, कैसे विकसित हुए और कैसे इस पूरी धरती पर हमारी प्रजाति छा गई। इस पूरे विश्लेषण का आधार रहेगी पी नाथ की किताब, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। तो इस कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। सोचिए, प्राइमेट्स की तो सैकड़ों प्रजातियां हैं, तो फिर उनमें से सिर्फ एक यानी हम होमो सेपियंस इस पूरे ग्रह पर हावी कैसे हो गए? आखिर हम में ऐसा क्या खास था? यकीन मानिए, इसी एक सवाल का जवाब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पूरा सार है, और आज हम इसी जवाब की एक-एक परत को खोलने वाले हैं। अब इस विशाल कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से, हमारे जेनेटिक कोड से। इसे आप एक ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं, एक तरह की निर्देश पुस्तिका जो ये तय करती है कि हम कौन हैं और हमारा शरीर कैसे काम करता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट की सबसे बुनियादी इकाई क्या है? वो है जीन। सीधा सा मतलब है, जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है जो किसी एक खास गुण को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा। और ये कंट्रोल कैसे करता है? एक खास तरह का प्रोटीन बनाकर। अच्छा, एक ही जीन के अलग अलग रूप भी तो होते हैं ना, है ना? जैसे नीली आंखों वाला जीन या भूरी आंखों वाला जीन। इन्हीं अलग अलग रूपों को हम एलील कहते हैं, और यहीं से, इसी एलील से सारी विविधता की नींव पड़ती है। ठीक है, तो ये जेनेटिक जानकारी हमारे शरीर में आखिर काम कैसे करती है? इसका जवाब है सेंट्रल डॉग्मा में। ये असल में जेनेटिक सूचना के बहने का एक सीधा रास्ता है। देखिए, सबसे पहले तो डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए का कोड एक मैसेंजर यानी आरएनए पर कॉपी हो जाता है, और फिर आखिर में ट्रांसलेशन के दौरान यही आरएनए हमारे सेल्स की प्रोटीन फैक्ट्री यानी राइबोसोम में जाकर प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन हमारे शरीर को चलाते हैं। तो बस इतना याद रखना है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, यही जीवन का मूल मंत्र है। अब डीएनए और आरएनए ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें कुछ बहुत जरूरी फर्क हैं जो इनके काम को तय करते हैं। देखिए, डीएनए की जो डबल हेलिक्स वाली बनावट है, वो उससे बहुत स्थिर, बहुत स्टेबल बना देती है। मतलब जेनेटिक जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ये परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जो इसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। ये एक बेहतरीन मैसेंजर का काम करता है, डीएनए के निर्देशों को फटाफट प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी तक पहुंचाता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, डीएनए एक परमानेंट आर्काइव है और आरएनए उसकी एक वर्किंग कॉपी। चलिए, तो अब तक हमने अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट की बात कर ली, लेकिन ये ब्लूप्रिंट हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, है ना? एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस ब्लूप्रिंट को पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है, और उस प्रक्रिया का नाम है विकास यानी एवोल्यूशन। यही वो इंजन है जो जीवन में बदलाव और इतनी सारी विविधता लेकर आता है। तो विकास का ये इंजन चलता कैसे है? ये चलता है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर, जिसे चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा और दमदार है। देखिए, पहला कदम, कोई भी जीव जरूरत से ज्यादा संतानें पैदा करता है। दूसरा, एक ही प्रजाति के जीवों में भी छोटे छोटे फर्क यानी वेरिएशन होते हैं। तीसरा, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, जीने के लिए एक संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में कौन जीतता है? वही जीव जिसके पास अपने माहौल के हिसाब से सबसे फायदेमंद गुण होते हैं। और चौथा और आखिरी कदम, यही फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं, और धीरे धीरे पूरी की पूरी प्रजाति अपने पर्यावरण के लिए और बेहतर अनुकूलित हो जाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि डार्विन को ये नहीं पता था कि ये छोटे छोटे फर्क या वेरिएशन आते कहाँ से हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिला जेनेटिक्स से, और जब डार्विन के विचारों को जेनेटिक्स के साथ मिलाया गया तो बना विकास का आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि विकास असल में और कुछ नहीं, बल्कि समय के साथ किसी आबादी में जीन की फ्रीक्वेंसी यानी उनके पाए जाने की दर में होने वाला बदलाव है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, किसी माहौल में लंबी गर्दन वाले जिराफ ज्यादा आसानी से खाना खा पाते हैं, तो धीरे धीरे लंबी गर्दन वाले जीन उस आबादी में ज्यादा आम होते जाएंगे, है ना? बस यही है जीन फ्रीक्वेंसी में बदलाव। तो अब तक हमने जेनेटिक्स और विकास के बेसिक सिद्धांत समझ लिए। अब चलिए इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम अपनी खुद की कहानी को समझते हैं,
यानी मानव की उत्पत्ति की कहानी। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे हम उन जीवाश्मों यानी फॉसिल्स के टुकड़ों को जोड़कर समझते हैं जो हमारे पूर्वजों ने अपने रास्ते पर पीछे छोड़ दिए हैं। हमारी ये विकास यात्रा कोई 100-200 साल की नहीं बल्कि लाखों सालों में फैली हुई है। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस से। ये हमारे वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। इसके बाद लगभग 25 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही पहली बार पत्थर के औजार बनाए। फिर आए होमो इरेक्टस, हमारे महान खोजकर्ता जो पहली बार अफ्रीका से बाहर निकले। इनके बाद हमें मिलते हैं नियांडरथल, हमारे सबसे करीबी चचेरे भाई जो ठंडे यूरोपीय माहौल में रहने के लिए अनुकूलित थे। और फिर आखिरकार लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का उदय हुआ। तो ये जो हमारे इंसान बनने की प्रक्रिया है, जिसे हम ह्यूमनाइजेशन कहते हैं, ये मुख्य रूप से 3 बड़े स्तंभों पर टिकी है। और सबसे खास बात ये है कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे। देखिए, जब हमने 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो हमारे हाथ आज़ाद हो गए। इन आज़ाद हाथों से हमने बेहतर औजार बनाना और इस्तेमाल करना सीखा। और फिर बेहतर औजारों का इस्तेमाल करने और एक जटिल सामाजिक जीवन जीने के लिए हमें एक बड़े और ज़्यादा शक्तिशाली दिमाग की ज़रूरत पड़ी। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया, जिसने हमारे विकास को ज़बरदस्त रफ्तार दी। अगर हमारे विकास की कहानी को एक नंबर में बताना हो तो वो नंबर है लगभग 300%। जी हाँ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर हम आधुनिक होमो सेपियंस तक हमारे दिमाग के औसत आकार में करीब 300% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसी बड़े और ऊर्जा की भारी खपत करने वाले दिमाग ने हमें भाषा, संस्कृति और टेक्नोलॉजी जैसी अद्भुत क्षमताएं दी, और इन्हीं क्षमताओं ने हमें इस ग्रह की सबसे प्रभावशाली प्रजाति बना दिया। विकास की इस लंबी यात्रा का नतीजा ये हुआ कि आज हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो दुनिया के लगभग हर कोने में रह सकती है, आर्कटिक की ठंड से लेकर सहारा के रेगिस्तान तक। तो अब हमारी कहानी का अगला अध्याय इसी पर है कि हम इतने अलग अलग और मुश्किल वातावरणों में रहने के लिए खुद को ढालते कैसे हैं। हमारी प्रजाति की सबसे बड़ी ताकत है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। और हम ये 2 तरीकों से करते हैं, जैविक यानी बायोलॉजिकल और सांस्कृतिक यानी कल्चरल। जैसे ठंडे इलाकों को ही ले लीजिए। जैविक रूप से हमारा शरीर गर्मी बचाने के लिए खुद को ढालता है, लेकिन हमारी असली ताकत क्या है? वो है हमारा सांस्कृतिक अनुकूलन, गर्म कपड़े, आग जलाना और सही तरह का खाना। ठीक इसी तरह चाहे गर्म मौसम हो या ऊंचे पहाड़, हमारा शरीर तो खुद को ढालता ही है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा व्यवहार, यही वो चीज़ें हैं जो हमें कहीं भी रहने की काबिलियत देती हैं। और सच पूछिए तो यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज है। तो अब एक सवाल उठता है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ये सारा ज्ञान क्या सिर्फ किताबों के लिए है? बिल्कुल नहीं। आज इसका इस्तेमाल कई प्रैक्टिकल फील्ड्स में हो रहा है। फोरेंसिक साइंस में मानव अवशेषों की पहचान करके न्याय दिलाने में, स्पोर्ट्स साइंस में एथलीटों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में, और पब्लिक हेल्थ में पोषण और बीमारियों के पैटर्न को समझने में। एंथ्रोपोलॉजी हमें असल दुनिया की समस्याओं के समाधान देती है। वैसे इस विश्लेषण में अगर अब तक कोई भी डाउट रह गया हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। हमने देखा कि विकास लाखों सालों तक प्राकृतिक चयन के जरिए होता रहा, लेकिन आज क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास पहली बार अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट को सीधे सीधे बदलने की ताकत आ गई है। तो सवाल ये है कि क्या अब हम विकास की बागडोर प्रकृति से छीनकर अपने हाथों में ले रहे हैं? क्या हम मानव विकास के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। उम्मीद है हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।